नमस्कार दोस्तों, ज्ञानधारा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे और अच्छे से अपने आगामी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। इसी क्रम में मैंने शिक्षण अभिरुचि और हिंदी की एक सीरीज़ चलाई हुई है। कल मैंने अधिगम वाला चैप्टर शुरू किया था। अधिगम वाला चैप्टर शुरू किया था और उसमें मैंने थॉर्नडाइक के सिद्धांत तक आपको पढ़ा लिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है, पहले वो उस वीडियो को देख लें और तभी अभ्यास। अब आज मैं अधिगम और थॉर्नडाइक के सिद्धांत से संबंधित अभ्यास प्रश्नावली आपको कराऊंगी। ऐसे में एक एक चैप्टर को पढ़ाती जाऊंगी और उसके साथ साथ अभ्यास प्रश्नों को कराती जाऊंगी, ताकि आपने कितना पढ़ा और कितनी आपकी समझ में आया और कितने क्वेश्चनों को आप हल कर सकते हो, इसका पता आपको लग जाएगा। केवल प्रश्न देखने से या टेस्ट पेपर कर देने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकलता, क्योंकि टेस्ट पेपर ज़रूरी तो नहीं कि जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखा कि अधिकांश वीडियो में बच्चे ज़्यादातर केवल टेस्ट पेपरों को ही देखते हैं। टेस्ट पेपरों को देखना अच्छी बात है, पर ये ज़रूरी तो नहीं कि वही क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन आते तो उन्हीं लेसनों से हैं, लेकिन बदल कर भी आ सकते हैं और क्वेश्चनों को ऐसे घुमाया हुआ होता है कि समझ में नहीं आता। और आंसर तो 4 ऑप्शन में से ही होता है, पर उस टाइम हमारी समझ में नहीं आता कि सही आंसर कौन सा होगा। अगर हम लेसन को अच्छी तरह से पढ़ लें, समझ लें और उसको समझ जाएं, तो फिर हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो पहले आप लेसन को अच्छे से पढ़ लें, उन वीडियोस को देख लें। मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया हुआ है। मैंने अभ्यास इसके थॉर्नडाइक के अभ्यास का जो नियम उन्होंने दिया है कि बार बार मैं किसी चीज़ को बोलती हूँ ताकि बच्चों की समझ में अच्छे से आ जाए। बार बार दोहराने से आप भूलोगे नहीं और आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप एक ही बारी में सारा लेसन आपकी समझ में आ जाएगा। इसलिए मेरे को बार बार रिवाइज़ करने की आदत है। तो मैं बार बार आपको एक ही चीज़ को बार बार पढ़ाती हूँ ताकि आपकी समझ में अच्छे से बैठ जाए। तो चलो शुरू करते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया है, मैंने बताया था कि अधिगम को ही सीखना, अधिगम को ही क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। मेन अधिगम का अर्थ ही सीखना है। तो जो ये अधिगम की जो प्रक्रिया चलती है, जो सीखने की प्रक्रिया चलती है, उसमें अभिप्रेरणा का क्या रोल है? अभिप्रेरणा क्या करती है हमें? पहला है, छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। दूसरा है, छात्रों की स्मरण शक्ति तेज करती है। छात्रों की सोच समझ को बढ़ाती है, या उपरोक्त तीनों। अब देखो, तीनों ऑप्शन लगभग सही ही लग रहे हैं कि अगर किसी से मोटिवेट होंगे, अभिप्रेरित होंगे, तो छात्र अगर सीखेंगे कोई चीज़ तो स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और सोच समझ भी बढ़ेगी। लेकिन मेन है अभिप्रेरणा हमें क्या करती है? छात्रों में सीखने के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, इंटरेस्ट बढ़ाती है। हम किसी चीज़ से जब अभिप्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, तो हमें उस चीज़ को सीखने में क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। और अगर उसको सीखने में इंटरेस्ट आएगा तो हम उसको जल्दी से सीखेंगे और अपने दिमाग में उसको अच्छे से बिठा लेंगे। इस वजह से हमारी स्मरण शक्ति तेज हो जाएगी और जब हमें सब वो चीज़ जो हमने सीखना चाहते हैं, वो चीज़ अगर हम सीख जाएंगे तो हमारी सोच समझ अपने आप बढ़ जाएगी। लेकिन इसका आंसर सही होगा कि अभिप्रेरणा का रोल है छात्रों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। अभिप्रेरणा, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या रोल है? तो यही है। दूसरा क्वेश्चन है, सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन है। ये एक डेफिनेशन है, एक परिभाषा है। किसने ये परिभाषा दी है? मैंने आपको बताया था कि आजकल ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों पे ज़्यादा फोकस करना। सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है, यह अधिगम की परिभाषा किसने दी थी? तो मैंने आपको परिभाषाएं बताई हुई हैं सारी। जो मुख्य जितने भी मैंने इतने पेपर देखे हैं, जिन पेपरों में ज़्यादातर परिभाषाएं पूछी गई है, मैंने उन्हीं मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाएं आपको बताई हुई हैं। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो पहले उन वीडियो को देख ले। तो यह परिभाषा है गेट्स की। किसकी है? वुडवर्थ की नहीं है, स्किनर की नहीं है, गिलफोर्ड की नहीं है, तो गेट्स की है। तो यह परिभाषा हो जाएगी गेट्स की। अधिगम होता है, अधिगम कैसे होता है? अधिगम व्यक्तिगत होता है, अधिगम सामूहिक होता है, या अधिगम व्यक्तिगत या सामूहिक होता है? इनमें से कोई नहीं।
अधिगम कैसे होता है? अधिगम हम सीखते हैं, सीखते तो वैसे सामूहिक भी हैं और व्यक्तिगत भी हैं, परंतु जो मेन जो शब्द है शिक्षण, और मैंने बताया था शिक्षण और अधिगम में क्या है, अंतर है। शिक्षण सामूहिक होता है और अधिगम व्यक्तिगत होता है। जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो वो व्यक्तिगत होता है, तो ये हो जाएगा, आंसर हो जाएगा अधिगम व्यक्तिगत होता है और शिक्षण सामूहिक होता है। सीखने की सामूहिक विधि नहीं है। सीखने की जो सामूहिक विधि है, मतलब जिसका समूह में हम सीखते हैं, वो नहीं है। परिचर्चा, परिचर्चा तो समूह में होती है ना, एक दूसरे में चर्चा करना, तो वो तो समूह में ही होगी। कार्यशाला, कार्यशाला में भी सारे इकट्ठे होंगे तो कार्यशाला होगी। तीसरे होगा सम्मेलन, सम्मेलन विधि, सम्मेलन भी एक ग्रुप में होगा। और तो लास्ट बचेगा आंसर। इस प्रकार से हमने आंसरों पे पहुंचना है, लगाना है कि परिचर्चा, परिचर्चा होगी तो एक ग्रुप होगा, कार्यशाला होगी तो एक ग्रुप होगा, सम्मेलन होगा तो एक ग्रुप होगा। तो सामूहिक जो सामूहिक कार्य है वो क्या नहीं है, प्रेक्षण एक क्या है, विधि है, सीखने की प्रेक्षण विधि है। जब मैं शिक्षण की विधियां आपको बताऊंगी तो उस टाइम शिक्षण की बहुत सारी विधियां हैं, तो उनमें प्रेक्षण विधि भी है, उस टाइम में आपको उस प्रेक्षण विधि को अच्छे से समझाऊंगी। अधिगम का क्षेत्र नहीं है, अधिगम का क्षेत्र नहीं है, मैंने बताया था अधिगम का क्षेत्र है संज्ञानात्मक है, क्रियात्मक है, भावात्मक है। संज्ञानात्मक है, ज्ञान से सीखते हैं, करके सीखते हैं, और किसी से प्रेरित होकर के हम सीखते हैं, भावात्मक सीखते हैं। तो कौन सा बचा, आध्यात्मिक नहीं है। अधिगम का क्षेत्र आध्यात्मिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया का संबंध है। अब ये अधिगम अक्षमता में आता है। अधिगम अक्षमता मतलब जो नहीं सीख सकते हैं। कई बच्चे होते हैं ना जिसमें कोई अक्षमता होती है, कोई कठिनाई जो नहीं सीख सकते हैं। अधिगम अक्षमता से जो ग्रसित बालक होते हैं उनको LDC कहते हैं, यानी लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड भी उनको बोलते हैं। लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड भी उनको बोला जाता है। अधिगम निर्योग्य बालक भी उनको कहा जाता है। जो बच्चे अधिगम में असक्त होते हैं, मतलब कुछ भी सीखने में असक्त होते हैं, LDC भी उन्हीं को बोलते हैं। तो जो डिसलेक्सिया है ये पढ़ने की अक्षमता है, ये आंकिक अक्षमता है, ये लिखने की अक्षमता है, ये तार्किक अक्षमता है। अब देख लो, तार्किक अक्षमता होती है कि मतलब जो हम मौखिक रूप से हम बोल नहीं सकते हैं, उसको बोलते हैं डिस्फेजिया। डिस्फेजिया या अफेजिया भी उसको बोलते हैं। डिस्फेजिया या अफेजिया भी उसको बोला जाता है। अगला होता है लिखने की अक्षमता। जिसमें हम हमें लिखने में मुश्किल आती है, उसको बोलते हैं डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया उसको बोलते हैं। लिखने की अक्षमता को हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया या अप्रैक्सिया भी उसको बोला जाता है। अगला होता है आंकिक गणित संबंधी जो क्षमता होती है। जो पिछला मेरे ख्याल से LT का पेपर हुआ था उत्तरांचल में, उसमें आंकिक अक्षमता या गणित संबंधी अक्षमता ही पूछा गया था। जो गणित संबंधी होती है जो अक्षमता, उसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया उसको बोलते हैं। जो आंकिक वही हुआ, गणित संबंधी अक्षमता भी लिखा जाता है कहीं पे, और कहीं पे आंकिक अक्षमता भी लिखा जाता है, तो होता है डिस्कैलकुलिया, उसको बोलते हैं डिस्कैलकुलिया। अब बचाइए डिसलेक्सिया, तो ये हो जाएगा पढ़ने संबंधी अक्षमता। अब वो तभी हमें आएगा जब हमें सारा याद होगा। तो मैं आपको ये अच्छे से जो ये अधिगम के अंतर्गत ही आता है। ये पढ़ने संबंधी, सीखने संबंधी जितने भी ये अक्षमताएं हैं, ये अधिगम चैप्टर के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए मैं एक एक टॉपिक करके आपको पढ़ाऊंगी, तो इस टाइम में ये सारा समझा दूंगी। तो नेक्स्ट वीडियो अब जब आएगी तो आप ज़रूर देख लेना। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाएगी। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से समझ भी पाओगे, और मैंने कौन सी वीडियो किस दिन डाली है वो आपको पता लग जाएगा। तो डिसलेक्सिया का संबंध होता है पढ़ने संबंधी अक्षमता से। आंकिक अक्षमता को कहीं पे गणित संबंधी अक्षमता पूछा जाता है और कहीं पे आंकिक अक्षमता पूछा जाता है। इसको कहते हैं डिस्कैलकुलिया
लिखने संबंधी जो अक्षमता होती है उसको कहते हैं डिस्ग्राफिया। जैसे आप अंदाज ऐसे भी लगा सकते हैं ना, ग्राफ लिखने में जैसे ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें बनाना नहीं आया तो उसको हो गया डिस्ग्राफिया हो गया। और मौखिक रूप से जो तार्किक अक्षमता होती है अफेजिया या डिस्फेजिया भी उसको बोलते हैं, अफेजिया या डिस्फेजिया। अब अगला क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। सीखने के लिए अब जो थार्नडाइक ने जो 3 नियम दिए हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम, 3 नियम दिए हैं। लेकिन जो मूलभूत जो सारा मिक्स करके जो निचोड़ निकला इसका, तो मूलभूत जो सीखने की प्राथमिक नियम है वो होता है तत्परता। जब हम किसी चीज़ को थार्नडाइक के नियम में मेन यही बात है जो मैं आपको कल बता रही थी कि पिछली वीडियो में बता रही थी कि मेन जो सीखने के लिए चाहिए हमें क्या चाहिए, तत्परता। जब हम किसी सीखने के लिए उत्सुक होंगे, तत्पर होंगे कि हमें आना चाहिए, तो बच्चा जल्दी सीख जाए, तब हम उस चीज़ को जल्दी सीख जाएंगे। जब बच्चा पढ़ने के लिए तत्पर होगा तो वो जल्दी उस चीज़ को सीख जाएगा। और अगर सीखने के लिए उत्सुक नहीं होंगे, मन से तैयार नहीं होंगे, तो उस चीज़ को कभी नहीं सीख सकते हैं। और ज़बरदस्ती अगर सीख भी गए तो उसको याद नहीं रख सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अगर हम अपने जिस भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, पहले मन से तैयार कर लें कि हम इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं और हम इस जॉब को पाना चाहते हैं। तो जब हम उसके लिए मन से तैयार होंगे, तत्पर होंगे, तो तब हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। फिर उसकी तैयारी भी अच्छे से होगी, तैयारी अच्छे से होगी तो टेस्ट भी अच्छे से होगा और फिर अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम जिस कार्य को करने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर होते हैं तो उस कार्य को हम अच्छे से कर लेते हैं। तो सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है किससे, तत्परता से। अब अगला क्वेश्चन है, अधिगम द्वारा व्यवहार परिवर्तन होता है। अधिगम के द्वारा, सीखने के द्वारा व्यवहार परिवर्तन होता है। कैसे होता है, जो हमने सीखा, अब सीखने को तो बच्चे तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो तो बच्चे ही होते हैं, स्कूल में जाते हैं, लेकिन कई बच्चे देखे होंगे आपने कि छोटी उम्र में ही गलत संगतों में पढ़ करके गलत सीख जाते हैं, मतलब वो गलत राह पकड़ लेते हैं। तो क्या वो सीखा ही तो है उन्होंने, वो कौन सी सीख के आए हैं, सीखा है उन्होंने, कहीं ना कहीं से तो सीखा है। तो इसलिए अधिगम द्वारा, और फिर उससे उनके व्यवहार में क्या आ जाते हैं, क्रोधी हो जाते हैं और वो गलत संगतों में पढ़ करके उसी प्रकार का व्यवहार करने बैठ जाते हैं। तो अधिगम से जो व्यवहार परिवर्तन होता है वो जरूरी नहीं धनात्मक हो, धनात्मक मतलब प्लस हो, सही हो, गलत भी हो सकता है। ऋणात्मक, धनात्मक है, ऋणात्मक है, धनात्मक या ऋणात्मक दोनों नहीं। तो ये धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, प्लस या माइनस। ये मैंने पहले आपको बता दिया था कि किस प्रकार से व्यवहार परिवर्तन अधिगम से होता है। वो प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। हम अगला है अधिगम है। अधिगम क्या है, अधिगम मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है, या उपरोक्त सभी सही हैं। अधिगम मानसिक प्रक्रिया भी है, सीखना मानसिक प्रक्रिया ही है। अधिगम सीखने की प्रक्रिया है, अधिगम को सीखने की प्रक्रिया भी कहते हैं। और अधिगम से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है। और ये इसका आंसर आ जाएगा उपरोक्त तीनों सभी सही हैं। अगला है अधिगम के सोपान नहीं है। अधिगम के सोपान मैंने आपको बताए थे, अधिगम के सोपान होते हैं 6 सोपान होते हैं। और उसमें से अब आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि जो इस पर ये क्वेश्चन जो ये बनाए हुए हैं मैंने, ये किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो अलग अलग किताबों से या पेपरों से लाए गए ये क्वेश्चन है। तो अधिगम के सोपानों में 6 सोपान मैंने बताए थे। जिनको वो 6 सोपान याद हैं तो वो ही बता पाएगा कि इसमें ये कौन सा नहीं है। तो अभिप्रेरणा है, उद्देश्य है, पुनर्बलन है और वातावरण अधिगम का सोपान नहीं है। तो ये सही आंसर ये हो जाएगा, अधिगम का वातावरण। ये तीनों हैं,
ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो ये नहीं है, वातावरण नहीं है। अगला है अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत में नहीं है। व्यवहारवादी सिद्धांत में कौन से नहीं है? तो अधिगम का मैंने बताया था, एक व्यवहारवादी सिद्धांत है और एक ये संज्ञानवादी सिद्धांत है। इसको मैंने बताया था, इसको गेल्टास्टवादी भी कहा जाता है। तो इसमें व्यवहारवाद में आते हैं आपके थॉर्नडाइक व्यवहारवादी हैं, पावलोव व्यवहारवादी हैं, स्किनर हैं, तो कोहलर नहीं है। कोहलर नहीं है तो कोहलर हो गया संज्ञानवादी हो गया। अब आगे जब इसको पढ़ाएंगे तो उस टाइम आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं है ये व्यवहारवादी। अगला होता है थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में प्रमुख नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में प्रमुख कितने नियम बताए थे? तो मैंने आपको बताया हुआ था थॉर्नडाइक के नियम मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझाए हुए हैं कि कौन कौन से उन्होंने अपने सिद्धांत में नियम बताए हैं और उन नियमों को अच्छे से समझाया कि क्यों वो नियम इसके निकल के आए हैं। तो उन्होंने 3 प्रमुख और 5 गौण नियम बताए हुए हैं। 3 प्रमुख और 5 गौण नियम बताए हुए हैं। तो यहाँ पे सिद्धांत में प्रमुख नियम पूछा गया है। अब आप कहीं अंदाजा ये ना लगा लेना कि 3 और 5 8 होता है तो 8 नियम उसने बताए हैं। 8 भी नहीं होगा, 5 तो गौण है। यहाँ पे प्रमुख शब्द को हमने ध्यान में रखना है। तो प्रमुख जो नियम है वो हैं 3। तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत सबसे ज़्यादा लाभकारी है। जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, वो सबसे ज़्यादा लाभकारी है। कैसे बच्चों के लिए? तेज बुद्धि बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों के लिए, दोनों के लिए सही है या दोनों के लिए नहीं है। तो मैंने बताया था जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, वो मंद बुद्धि बालकों के लिए सबसे ज़्यादा लाभकारी मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि सबसे ज़्यादा लाभकारी और मंद बुद्धि बालकों के लिए है। क्योंकि इसमें क्या है, बार बार अभ्यास से उन्हें वो मुख्य धारा में मतलब वो काम सिखाया जा सकता है कि जो वो नहीं सीख पा रहे हैं, वो काम भी उनको सिखाया जा सकता है। अगला है क्वेश्चन 14 हो गया, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया। सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है उसको बढ़ावा दिया। किसने दिया? 2 सिद्धांत मैंने बताया है, व्यवहारवादी और संज्ञानवादी। संज्ञानवादियों को गेल्टास्टवादी भी कहा जाता है। तो व्यवहारवाद में जीन पियाजे व्यवहारवाद में आ गए, वाइगोत्स्की, पावलोव, ये तो नहीं होंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को बढ़ावा दिया गेल्टास्टवादियों ने। अगला है अच्छा ये 15 होना था, 14 15 ये हो गया 16। तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसका है? अब मैंने बताया था आजकल के पेपरों में सबसे ज़्यादा नाम ही पूछे जा रहे हैं मनोवैज्ञानिकों के। जो ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन आते हैं इसमें सबसे ज़्यादा मनोवैज्ञानिकों के जो उन्होंने सिद्धांत दिए या कोई भी उनसे संबंधित है नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है किसका है? मैस्लो का है, स्किनर का है, बंदूरा का है या फ्राइड का है? तो ये हो जाएगा बंदूरा का है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत किसका है? शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है आपका पावलोव का है। थॉर्नडाइक का तो नहीं है, पियाजे का नहीं है, हल का नहीं है, तो ये है पावलोव का है। इसको शास्त्रीय अनुबंध के सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहा जाता है। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंध का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिवादी अनुबंध का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। एक एक सिद्धांत के 6-6 7-7 नाम दिए गए हैं। कुछ भी नाम पूछा जा सकता है और उस टाइम आप सोचोगे, आप बोलोगे कि इसका तो केवल क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत, इसको पावलोव के सिद्धांत को तो क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत कहा जाता था और वहाँ नाम आ गया कि संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत किसका है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए ये सभी नाम हमें याद रखने हैं। शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत इसको कहते हैं और मेन ये सिद्धांत हुआ था बुरी आदतों में सुधार के लिए। जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत ज़्यादा
ज़्यादातर लाभकारी था मंद बुद्धि बालकों के लिए। तो जो ये पावलोव का सिद्धांत था, शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत या क्लासिकल अनुबंध का सिद्धांत जिसे कहते हैं, ये बुरी आदतों में सुधार करने के लिए, जो बच्चे गलत राह पर चले जाते हैं, गलत संगतों में पढ़ करके गलत आदतें बना लेते हैं, उनमें सुधार के लिए था ये पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत। बुरी आदतों में सुधार के लिए ये सिद्धांत ज़्यादा प्रयोग हुआ। अब ये कैसे हुआ, क्या इसका सिद्धांत था, ये मैं इसके अगली वीडियो में यही पढ़ाने वाली हूँ। थॉर्नडाइक के बाद मैंने बोला था कि पावलोव का सिद्धांत पढ़ाऊंगी, लेकिन बीच में मैंने एक टेस्ट पेपर बना लिया है। अब इसके बाद मैं पावलोव का सिद्धांत बताऊंगी कि क्या इनका सिद्धांत था और इस सिद्धांत की मुख्य बातें क्या थी, मुख्य नियम क्या थे, ये सारा नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको ये टेस्ट पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपके लाइक से। और जिन्होंने मेरे चैनल पर नए आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, फिर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।